आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये इसमें जरा बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। तो ये आपके काफी काम आएंगे और इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को आप समझिए। और यहाँ हम कोशिश करेंगे कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकें। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में अगर हम जानें तो इनहेरिटेंस क्या होती है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। इनहेरिटेंस आप देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ इस स्लाइड के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स। ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स में अगर हम बात करें तो ये पेरेंट्स से जो अपनी आगे की जो पीढ़ियों में ट्रांसफर होते हैं जो ट्रेड्स, उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ गुण जो है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। इस टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। दूसरा देखिए, वेरिएशन। वेरिएशंस क्या है? डिफरेंसेस ड्यू टू म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। म्यूटेशन या रिकॉम्बिनेशन के कारण ही म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन जो ऐसे कारण बनते हैं जिसके कारण जो है वो विभिन्नताएं आती है। आप देखते हैं कि जो कई बार जैसे दो भाई बहन होते हैं तो वो भी एक जैसे नहीं होते हैं, दो बहनें एक जैसी नहीं होती हैं। और इवन अगर आप प्लांट कम्युनिटी में बात करें तो वहां भी ऐसा ही होता है कि एक सीड से उत्पन्न हुए हुए जो प्लांट होता है उससे आगे आने वाले, जैसे उस प्लांट से अगर कई सारे सीड्स हैं तो हो सकता है कि दोनों में पूर्णतः समानता न मिले। तो ये वेरिएशन आता है, ये रिकॉम्बिनेशन या म्यूटेशन की वजह से होता है। जो कि आप जानते भी होंगे कि मियोसिस में रिकॉम्बिनेशन होता है। म्यूटेशन को हम आगे थोड़ा डिटेल से हम देखेंगे। जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक साइंस की वो ब्रांच है, बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को हम स्टडी करते हैं। इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं कि जो जो प्रिंसिपल इसको गवर्न करते हैं उन पर हम बात करेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम मेंडल की बात करें तो अगर हम जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं और मेंडल साहब की ना बात करें तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है क्योंकि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जेनेटिक्स के, उन सभी पे जो फर्स्ट जो रिसर्च है वो मेंडल साहब का रिसर्च है। तो इसमें इन्होंने, अगर आप थोड़ा सा इनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे तो उसमें आप जान पाएंगे कि इन्होंने जो प्लांट सेलेक्ट किया था वो पी प्लांट सेलेक्ट किया था। क्यों सेलेक्ट किया था? इसके पीछे कई कारण थे कि उसमें सेल्फ पोलिनेशन हो सकता है आराम से, क्रॉस पोलिनेशन मैन्युअली कराया जा सकता है, शॉर्ट लाइफ साइकिल है इसलिए स्टडी करना आसान होता है। और जो इन्होंने स्टडी किए थे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें जो 7 क्लियरली कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आए थे, जिसके आधार पे सारे के सारे जेनेटिक्स के जो रूल्स हम देखते हैं वो सामने आए। हाइब्रिडाइजेशन सक्सेस रेट ज्यादा होती है, क्रॉस पोलिनेशन के थ्रू जो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं उसकी सक्सेस रेट ज्यादा होती है। बाकी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ा सा की टर्म्स हम जान लेते हैं। देखिए, जीन क्या है? डीएनए पे लोकेटेड एक यूनिट है, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है जो कि किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, वो जीन कहलाता है। अब बात करते हैं अलील। अलील ये जो टर्म दिया था ये मेंडल साहब के समय का ही टर्म है। अलील को हम कह सकते हैं कि इन्होंने जैसे जो क्रोमोसोम्स के बारे में अगर हम बात करें तो उस समय उन्होंने क्रोमोसोम्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया था, लेकिन हम जो है अगर हम इसको अपने स्टडी में शामिल करें या अब हम समझने का प्रयास करें तो क्रोमोसोम्स, जैसे ये क्रोमोसोम है, आप देख सकते हैं ये क्रोमोसोम है डिप्लॉयड का। तो यहाँ पर जैसे आप बात कर रहे हैं, अगर ये लोकस है, एक लोकस हम ये मान लें, यहाँ पर कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? अलील। तो एक दूसरे की जो अल्टरनेटिव फैक्टर्स की जो अल्टरनेटिव फॉर्म है उसे हम क्या कहेंगे? अलील बोलेंगे। अच्छा, जीनोटाइप। जीनोटाइप डिप्लॉयड के अंदर देखिए, क्योंकि अगर इसी को ही आप कंसिडरेशन में लेते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। अगर दोनों कैपिटल टी होते तो हम इसको कैपिटल टी लेते। तो ये जीनोटाइप होता है जिसमें हम जेनेटिक मेकअप को शो करते हैं। आगे देखिए, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या है? जो भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कोई भी, जैसे अगर आप हाइट देख पाते हैं, फ्लावर का कलर है, जिनको हम देख सकते हैं जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को,
वो क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप कहलाते हैं। होमोजाइगस, अगर एलील्स जो हैं जिसमें से कैपिटल टी दोनों एक जैसे हैं, सिमिलर है, तो होमोजाइगस है। दोनों स्मॉल टी हैं तो होमोजाइगस है। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा या कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा, तो ये सब क्या है? ये हेटेरोजाइगस है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, जो ट्रेड्स स्टडी किए थे मेंडल साहब ने, उन्होंने ये 7 प्रकार के जो ट्रेड्स हैं ये स्टडी किए थे। आप देख पा रहे हैं जैसा कि यहाँ पर स्टेम की हाइट है, फ्लावर कलर है, फ्लावर पोजीशन है, सीड शेप है, सीड कलर है, पोड शेप है और पोड कलर है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उनके कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं जो दिखाई देते हैं। फीचर्स जैसे अगर आप हाइट की बात करें तो टॉलनेस और ड्वार्फ होना, ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं। इसी तरीके से जो फ्लावर है उसके अंदर भी ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं। तो ये कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स आपको मिलेंगे और ये 7 कैरेक्टर्स जो है मेंडल साहब ने स्टडी किए थे। अगर हम बात करें बेसिक्स की कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, तो इसमें आप देख पाएंगे कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस तो वो क्रॉस है जिसमें हम केवल एक ही कैरेक्टर को, सिंगल कैरेक्टर को हम कंसिडरेशन में रखते हैं। तो यानी अगर ये है, सिंगल कैरेक्टर है कंसिडरेशन के अंदर, अगर हमने हाइट रख लिया तो वो क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। या फ्लावर कलर रख लिया तो वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। लेकिन हाइट और फ्लावर कलर अगर दोनों को साथ में हम स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के कुछ एक जो रेशियोज हैं आप देख सकते हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर जैसे मेंडल साहब ने जो क्रॉस कराए थे, अगर उन्हीं की हम बात करें तो देखिए, कैपिटल टी को क्रॉस करवाया है स्मॉल टी से। तो फर्स्ट जो F1 जनरेशन आती है कैपिटल टी स्मॉल टी आती है। सेकंड जो F2 का जो रेशियो आएगा वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए जरा, इस तरीके से आप चेकर बोर्ड बना करके इसे कर सकते हैं। इसका सेल्फिंग जब कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी की, तो कैपिटल टी स्मॉल टी को दोनों तरफ इस तरीके से लिख करके आप सेल्फिंग शो करते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ देखिए ये आ रहा है। अगर आप फिनोटाइप की बात करें तो 3 प्लांट्स जो हैं वो टोल आ रहे हैं। अगर आप देखें तो ये प्लांट टोल है, ये भी टोल है और ये भी टोल है, और ये जो है ये ड्वार्फ है। तो इस तरीके से ये आपको रेशियो मिलता है। इसी तरीके से जब आप डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? आपको जो F2 जनरेशन है वहां पर 9:3:3:1 टोटल 16 का ये जो रेशियो आपको मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो राउंड ग्रीन या रिंकल्ड येलो वाला जो 3:3 वाला जो रेशियो है, ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? न्यू कॉम्बिनेशंस हैं। ठीक है। तो इसी की वजह से जो है वो जो थर्ड लॉ जो है वो एग्जिस्टेंस में आया था। यहाँ मेंडल साहब ने जो लॉ दिए थे उनकी हम बात करेंगे। पहला लॉ जो था वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस। यानी एक एलील जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है हेटेरोजाइगस के अंदर। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कैपिटल टी इज डोमिनेंट ओवर द स्मॉल टी, तो इस इंटरेक्शन को हम बोल देंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप कह सकते हैं कि अगर जहां पर हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो वहां पर एक अलील जो है वो अपने आप को डोमिनेंट शो करता है, दूसरा रिसेसिव शो करता है। तो ये इंटरेक्शन जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाती है। आगे हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये जो है, अगर एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो किस पे बेस्ड है? यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन के ऊपर बेस्ड है। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है? वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे अगर F1 जनरेशन आती है, अगर आप ये मान के चलिए, अभी मैं आपको एक क्रॉस दिखाता हूँ। जैसे कैपिटल आर को अगर क्रॉस कराया जाता है स्मॉल आर, ये क्या है? रेड है और ये क्या है? व्हाइट है। यहाँ पर जो फर्स्ट प्लांट आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर आएगा। इसके बाद जब हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं तो वही आपको रेशियो मिलता है जैसा कि हम पहले देख पा रहे थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर F2 जनरेशन का रेशियो। तो वहां पर देखिए, तो यहाँ पर आपको मिलता है कैपिटल आर ये रेड होगा
और दो हमें मिलेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये भी रेड होंगे, और एक मिलेगा स्मॉल आर। तो इसमें से आपको तीन जो मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? ये तीन तो मिलेंगे रेड, और एक मिल रहा है आपको वाइट। ठीक है। तो इसमें यहाँ देखिए, अगर हम इसको माने कि ये पेरेंट है यहाँ F2 जनरेशन का, तो यहाँ पर सारे के सारे रेड थे, लेकिन वापस रिकरेंस होती है वाइट की। तो ये शो करता है कि यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर दोनों साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से पोल्यूट नहीं होते हैं, और वो जब गैमीट फॉर्मेशन होता है उस दौरान एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं। इसी के बेसिस के ऊपर इसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या फिर प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। तो आप कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन द F2 generation of monohybrid cross, in which heterozygous alleles get separated from each other, get segregated from each other, and they remain pure while they are residing with each other, and they can show the known parental characteristic in F2 generation. That's why it is known as law of segregation or law of प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। तो ये आप कह सकते हैं। इसके बाद जो हम सबसे जो लास्ट लॉ है उसको डील कर रहे हैं, वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर ये आपको न्यू कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस दिखाई देते हैं। तो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस आने का क्या कारण है यहाँ पर? क्योंकि अगर आप टोल प्लांट और रेड फ्लावर वाले क्रॉस करा रहे हैं, दूसरा जो है ड्वार्फ प्लांट और व्हाइट फ्लावर वाले क्रॉस करा रहे हैं, तो F1 जनरेशन के अंदर तो सभी आपको टोल एंड रेड फ्लावर मिलेंगे। लेकिन F2 जनरेशन के अंदर आपको क्या मिलेंगे कि टोल मिलेंगे, लेकिन जो है वो व्हाइट फ्लावर आपको दिखाई दे सकते हैं। दूसरा ड्वार्फ प्लांट मिल सकते हैं, लेकिन रेड फ्लावर दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन होगी, तो वहां पर ये आपको न्यू कॉम्बिनेशंस दिखाई दे रहे हैं। ये चीज इस बात को शो करती है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। तो अब ये तो हो गए तीनों लॉज की बात हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर क्या है? सट्टन एंड बोवेरी जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1902 के अंदर जो क्रोमोसोमल थ्योरी प्रपोज की थी, और अगर उसी के साथ हम अलाइन करके शो करना चाहें सभी सभी जो लॉज हैं, तो उनको हम शो कर सकते हैं, जैसे हम कैपिटल टी और स्मॉल टी शो कर रहे थे। अगर हम इसको ऐसे क्रोमोसोम के बेसिस के ऊपर, ये क्रोमोसोम है, इस तरीके से जो दूसरा क्रोमोसोम है, क्योंकि ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम है, अगर इसके ऊपर हम शो करें कि यहाँ कैपिटल टी है और यहाँ स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से इनका मूवमेंट जब हम शो करेंगे, तो ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन ले लीजिए, या फिर आगे F2 जनरेशन के जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उनका क्रोमोसोमल कंस्टिट्यूशन ले लीजिए, तो उसको हम सही ढंग से शो कर सकते हैं। तो यही जो है, यही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहलाया, क्योंकि इन्होंने क्रोमोसोम्स के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन किया था। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करेंगे डेविएशंस फ्रॉम मेंडल्स लॉ, या मेंडल्स साहब ने जितना भी स्टडी किया था, उस उनके बाद जो कुछ चीजें आई, वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, प्लियोट्रोपी, एपिस्टेसिस, और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, ये सब चीजें आई हैं। तो यहाँ पर देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आप ये देख सकते हैं कि जैसे रेड एंड व्हाइट फ्लावर्स की हम बात कर रहे थे, तो कहीं पे भी उनका इंटरमीडिएट कैरेक्टर नहीं आया। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके अंदर क्या होता है कि अगर हम F1 जनरेशन की बात करें, तो वहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर आ रहा है, तो ये फ्लावर आएंगे पिंक, यानी रेड एंड व्हाइट दोनों के बीच का शेड आता है। तो अगर ऐसा होता है, तो ये क्या कहलाता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहलाता है। और दूसरी बात कर रहे हैं हम कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि जैसे ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लिया जाता है, तो ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, अगर दोनों एलील, अगर ये क्रोमोसोम माने हम, और इसके ऊपर अगर एलील इस प्रकार से है कि एक के ऊपर ए वाला है, दूसरे पे बी वाला है, तो जो रिजल्ट होगा, ए भी अपना शो करेगा, बी भी शो करेगा, तो ये ब्लड ग्रुप आएगा ए बी।
दूसरा जो इसके अंदर आप देख सकते हो, कैटल्स। कैटल्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है, जहां पर आप मोज़ेक पैटर्न देख पाते हैं। अगर आप ये मान लीजिए कि कैटल के अंदर मेल जो है वो ब्लैक कलर का है और फीमेल जो है व्हाइट कलर की है, तो आपको जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा स्किन कलर का, अगर आप उसे ऑब्जर्व करोगे, तो जो F1PD के अंदर आपको ऑफस्प्रिंग मिलेगा, तो उसमें या तो ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट स्पॉट्स होंगे या व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर ब्लैक स्पॉट्स होंगे। तो ऐसा जो मोज़ेक पैटर्न मिलता है, तो वो कोड डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। थर्ड, मल्टीपल एलील्स की बात करें तो जहां पर एक सीरीज होती है कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो मल्टीपल एलील्स के अंतर्गत आते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप है, तो ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है और मल्टीपल एलील्स का भी एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड ग्रुप का जो है वो कई सारे आपको रूप देखने को मिलते हैं। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, तो ये जो है मल्टीपल एलील्स कहलाते हैं। प्लियोट्रोपी की बात करें तो प्लियोट्रोपी एक ऐसा है कि जहां पर अगर एक ही कैरेक्टर को कई सारे जीन्स अफेक्ट कर रहे हों, तो वो क्या होता है, प्लियोट्रोपी है। एपिस्टेसिस वैसे 12th क्लास के आपके सिलेबस में है नहीं। और जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, वो जैसे है, जैसे स्किन कलर है, तो कई सारे जीन्स के कारण एक कैरेक्टर अफेक्ट हो रहा है, तो पॉलीजेनिक और प्लियोट्रोपी। तो ये यहाँ पर आप ध्यान रखिए, प्लियोट्रोपी क्या होता है, तो कई जीन्स के द्वारा अफेक्ट, सॉरी, यहाँ आप देख सकेंगे कि एक जीन जो है वो कई कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक कैरेक्टर कई जीन्स के द्वारा अफेक्ट होता है। तो दोनों को जरा थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा। प्लियोट्रोपी क्या है, एक जीन कई कैरेक्टर को करता है अफेक्ट। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या है कि एक कैरेक्टर कई जीन्स के द्वारा अफेक्ट होता है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन पढ़ते हैं हम। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या है कि बेसिकली एक टेंडेंसी है कि एक क्रोमोसोम पर जितने जीन्स होते हैं उनकी एक साथ इनहेरिट होने की टेंडेंसी होती है, उसको हम लिंकेज बोलते हैं। लेकिन अगर उसमें कोई रिकॉम्बिनेशन होता है, मतलब रिकॉम्बाइन अगर वो होते हैं, तो फिर ये क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। तो लिंकेज मैप्स के थ्रू बहुत सारे क्रोमोसोमल मैप्स तैयार किए गए थे, जिसमें ड्रोसोफिला के कई कैरेक्टर्स को ध्यान में रखा गया था। आप अपनी बुक में से वो एग्जांपल्स देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम्स की। तो सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं, वो जरा देखिए आप। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो एक्स 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 वाई सिस्टम है। तो यहाँ पर देखिए, एक्स एक्स जो है वो क्या है, फीमेल है। और एक्स वाई क्या है, वो मेल है। तो यहाँ अगर हम गैमीट की बात करें तो एग जो है वो तो एक ही प्रकार के होते हैं, एक्स प्रकार के अगर दो एग बनेंगे, ठीक है। लेकिन अगर स्पर्म की बात करें तो स्पर्म दो प्रकार के बनेंगे, एक एक्स और दूसरा वाई प्रकार का। तो यहाँ जो गैमीट्स बन रहे हैं वो मेल में दो प्रकार के बनते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेल हेट्रोगेमी, ठीक है। दूसरा ग्रास ऊपर का एग्जाम्पल है। तो ग्रास ऊपर इसमें अगर आप देख पाएंगे तो इसमें भी मेल हेट्रोगेमी है। ये मेल जो है X0XX सिस्टम बोलते हैं। तो यानी एक के अंदर एक क्रोमोसोम कम होता है, तो स्पर्म जो दो बनेंगे तो वो दो प्रकार के बनेंगे। तो ये भी मेल हेट्रोगेमी का एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स के अंदर जो है, फीमेल में ये होता है ZW और मेल के अंदर ZZ होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसके अंदर कैसा है, इसके अंदर फीमेल हेटेरोगेमी है। ये पहला एग्जांपल है फीमेल हेटेरोगेमिटी का। तो जहां पर एग दो टाइप के हो सकते हैं, या तो Z प्रकार का होगा या W प्रकार का होगा। तो इस तरीके से। इसके अलावा जो है एक और एग्जांपल आपकी बुक में दिया हुआ है, हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन। अगर हनी बी की अगर आप बात करें तो उसमें ये मान के चलिए कि 16 को आप बेसिक्स मानिए, n इज इक्वल टू 16। फीमेल के अंदर क्या होगा, 2n इज इक्वल टू 32। तो जब ये एग ले करती है फीमेल, तो 16 जो क्रोमोसोम वाले एग बनते हैं। अगर ये विदाउट फर्टिलाइजेशन, अगर ये विदाउट फर्टिलाइजेशन आगे डेवलप करता है एग,
तो फिर क्या बनेगा, तो फिर निश्चित रूप से मेल बनने के चांसेस हैं। और अगर ये फर्टिलाइज कर देता है, यानी मेल अगर 16 16 मिलके क्या बना दिए 32, तो ये क्या बनता है, फीमेल बनता है। एक बात ध्यान में रखिए कि जब इसमें गैमीट्स बनेंगे यानी एग बनेंगे, तो फीमेल में तो क्या होता है, मियोसिस होता है, लेकिन मेल के अंदर क्या होता है, केवल माइटोसिस होता है। तो इसमें मियोसिस होता ही नहीं है, इसलिए 16 जो क्रोमोसोम वाला है वो डायरेक्ट ही क्या बनाएगा, स्पर्म बनाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूटेशन की। अगर म्यूटेशन की बात करें तो म्यूटेशन यूं कह सकते हैं कि सडन हेरिटेबल चेंजेस, ये है म्यूटेशन कहलाते हैं। म्यूटेशन के कई टाइप हो सकते हैं, तो जिसमें से पॉइंट म्यूटेशन या एडिशन डिलीशन म्यूटेशन या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ये कई सारे टाइप हो सकते हैं। आपकी बुक के अंदर बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं। तो पॉइंट म्यूटेशन खास तौर से एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो म्यूटेशन होता है, या एक एडिशन या डिलीशन होने से या ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन होने से जो म्यूटेशन होता है उसको पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। दूसरा क्या है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या है, क्रोमोसोम का एक पूरा हिस्सा, मतलब बीच में से अगर आप ये बात करें कि अगर ये क्रोमोसोम है, अगर इस क्रोमोसोम में से अगर यहां से इतना पूरा हिस्सा डिलीट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिलीशन। अगर यही यहाँ पर वापस रिपीट होता है, यानी ये हिस्सा दोबारा मतलब डिलीट नहीं हुआ, लेकिन यही हिस्सा अगर ये मान के चलिए कि ए ए जीन है, बी जीन है, सी जीन है, डी जीन है, तो बी सी जीन फिर वापस बी सी जीन अगर रिपीट हो गए तो ये क्या हो गया, डुप्लीकेशन है। इन्वर्जन, अगर ये हिस्सा टूट करके उल्टा हो गया तो ये इन्वर्जन है। ट्रांसलोकेशन, अगर यहां से कट करके ये हिस्सा दूसरी जगह ट्रांसलोकेट हो गया तो वो क्या है, ट्रांसलोकेशन है। तो इस तरीके से क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो सकते हैं। हालांकि आपकी बुक के अंदर ये बहुत ही शॉर्ट में दिए हुए हो सकते हैं, तो इतना डिटेल नहीं मिलेगी। फिर हम बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स की। जेनेटिक डिसऑर्डर्स आपकी बुक में कई प्रकार के डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, जिसमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो मतलब मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स क्या कहलाते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कहलाते हैं। आप एक काम कर सकते हैं कि डिसऑर्डर का नाम क्या है, और दूसरा क्या है कि इसके इफेक्ट्स क्या है, वो आप लिस्ट बना सकते हैं इनकी। इसके अलावा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करें तो आपकी बुक के अंदर 3 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दिए हुए हैं। एक है डाउन सिंड्रोम, जिसको ट्राइजोमी होती है 21 नंबर क्रोमोसोम के अंदर। यानी आप देख सकते हैं कि नॉर्मली क्रोमोसोम की दो दो कॉपीज होती हैं, तो इस तरीके से चलते चलते अगर 21 नंबर वाला जो क्रोमोसोम है वहां पर आपको उसकी 3 कॉपी मिलेगी, तो ऐसी कंडीशन है तो वो डाउन सिंड्रोम की श्रेणी में आता है। टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम्स जो है, ये